वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज यानी भाषा और इसकी स्किल्स यानी कि इसके मेन जो कौशल होते हैं उन पर। ये जहाँ पेपर 7 बीटीसी फोर्थ सेम के पेपर 7 में इंक्लूडेड है, इसका तो टाइटल ही भाषा और न्यूमेरिक एबिलिटीज से जुड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वेटेज इस टॉपिक को दी गई है। और बीएड में भी एक पूरा का पूरा पेपर, जिसको पेपर 4 बीएड फर्स्ट ईयर में हम कहते हैं, उसका नाम ही लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम रखा गया है। यानी कि इतना तो तय है कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो लैंग्वेज इस करियर के एडवांसमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और इसीलिए पेपर के नाम ही भाषा के नाम पर रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं लैंग्वेज और इसकी स्किल्स से। लैंग्वेज, जैसे कि हम लैंग्वेज के बारे में अमूमन बात करते ही रहते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस इस पर बना डाले हैं। और लैंग्वेज हम सब जानते हैं कि ये वर्बल और नॉन वर्बल होती है, और अपनी बात को कहने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमन बीइंग जिस चीज़ का सहारा लेते हैं वो लैंग्वेज कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। लैंग्वेज की बेसिकली 4 स्किल होती हैं। जी हाँ, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इनमें हमने कैटेगराइज किया है रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स में। रिसेप्टिव स्किल्स में 2 स्किल आती हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग, जबकि प्रोडक्टिव स्किल्स में बाकी 2 बची हुई हमारी स्किल्स आ जाती हैं, जो हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मतलब जानेंगे, और उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हमने ये कैटेगराइजेशन किस बेस पे किया है। रिसेप्टिव, देखिए ये वर्ड आप जनरली सुनते ही होंगे कि रिसेप्शन रिसेप्शन रिसेप्शन। रिसेप्शन बेसिकली होता क्या है कि वहाँ जो इंसान बैठता है रिसेप्शन पर, उसका काम होता है कॉल रिसीव करना, या फिर जो लोग आ रहे हैं उनको रिसीव करना। शादी में भी जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन फंक्शन, उसमें जो न्यूली वेड्स कपल होते हैं वो लोगों को रिसीव ही करते हैं, फैमिली रिसीव करती हैं आने वाले गेस्ट को। तो रिसेप्शन का मतलब हो गया बेसिकली रिसीव करना। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हमने इसमें इंक्लूड की हैं। पहली स्किल तो है रीडिंग। जी, जब आप रीड कर रहे हैं, किसी पेपर को पढ़ रहे हैं, किसी मैगजीन या बुक को पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें अपना कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ज्ञान को ले रहे हैं, नॉलेज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। दूसरी स्किल इसमें आ जाती है हमारी लिसनिंग स्किल। लिसनिंग में भी आपको कुछ नहीं करना होता है, हालांकि आपका ब्रेन वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पे लिसनिंग चल रही है, और आपको वो बातें समझ में आनी चाहिए जो सामने वाला आपसे कहना चाहता है, तभी लिसनिंग प्रोसेस पूरी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोले जा रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, मतलब आवाज़ तो आपके कानों में जा रही है बट आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका ध्यान कहीं और है और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर बाद में आपसे पूछा जाए कि इसने क्या कहा, तब भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो लिसनिंग नहीं कही जा सकती है। आगे जब हम बात करेंगे लिसनिंग के बारे में डिटेल से, तो इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि लिसनिंग में जो बोल रहा है वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, आप केवल फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को, उसकी बातों को रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों स्किल्स ही रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती हैं। अब दूसरी स्किल आ जाती है हमारी प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्शन यानी कि कुछ नया बनाना, कुछ क्रिएट करना, कुछ प्रोड्यूस करना। तो जब आप बोलते हैं, आप कुछ नया बनाते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप केवल चीज़ों को रिसीव नहीं करते, आप उनको डिलीवर करते हैं। ऐसा ही राइटिंग में भी होता है। राइटिंग में आप चीज़ों को रिसीव करने के बजाय अपना कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, कुछ क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, कुछ पोएम बनाते हैं, कुछ स्टोरी बनाते हैं, कुछ नॉवल बनाते हैं, आप कुछ नया बनाते हैं। इसीलिए इसको भी रखा जाता है प्रोडक्टिव स्किल्स में। अब बात केवल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि ये हमें बीटीसी और बीएड या एमएड में पढ़ना है। नहीं, अगर आप ये कंप्लीट भी कर चुके हैं तब भी ये लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि पहली चीज़ आप टीचर बनने जा रहे हैं, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है। यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, यूके टेट, टेट, कोई सा भी टेट हो, उसमें लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 30-30 नंबर के हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, उर्दू सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो लैंग्वेज अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये ऐसा क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल्स,
इसकी कैटेगरीज की कौन सी रिसेप्टिव है, कौन सी प्रोडक्टिव है, ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है एक एक और दो दो नंबर के सवालों में, कि चारों आपको स्किल के नाम दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बताइए रिसेप्टिव स्किल कौन सी हैं, या फिर चारों नामों में से पूछ लेगा कि बताइए प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको अच्छे से एग्जाम में स्कोर करना है, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो थियरी एग्जाम हो या फिर आपका यूपी टेट और सी टेट वाला एग्जाम हो। तो चलिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी रीडिंग स्किल की। जी हाँ, इट मे बी डिफाइंड एज नॉट ओनली रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स एंड लेटर्स बट कॉम्प्रीहेंडिंग द मीनिंग। जी, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दे दिया, मान लीजिए कि 5th क्लास का कोई बच्चा है, मैंने उसको उठाकर दे दी 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड की कोई बुक। हालांकि वो जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, मान लीजिए कि उसकी हिंदी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट क्या उसको समझ आ पाएगा कि 11th और 12th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की बुक में या साइंस की, फिजिक्स की बुक में क्या लिखा हुआ है? वो जस्ट रीड कर लेगा, वो लेटर्स मिला के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी रीड कर लेगा, बट वो बातें उसके सिर के ऊपर से जाएंगी। अब उसने पढ़ तो लिया बट ये रीडिंग नहीं हुई, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया। रीडिंग प्रोसेस तब कंप्लीट होती है जब हम कुछ पढ़ भी लें और हमें उसका मीनिंग भी समझ में आ जाए। अगर पूरा का पूरा नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो समझ में आ जाए, तभी उसको रीडिंग कहा जाएगा। अब है हमारा कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग कितने टाइप की होती है। अगर आपके कॉलेजेस में लेसन प्लान स्टार्ट हो गए होंगे तो आपको ये बता ही दिया गया होगा कि जब हम लैंग्वेज वाले लेसन प्लान बनाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या उर्दू और इंग्लिश हो, उसमें बताया जाता है कि टीचर को 2 टाइप की रीडिंग करनी होती है क्लास में। पहली तो वो कि जब वो एक आइडियल प्रेजेंटेशन देता है, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है और बच्चे उसको सुनते हैं। उसके बाद बच्चों से एक ऐसा टाइम भी आता है जब क्लास में साइलेंट रीडिंग करवानी पड़ती है, जिससे कि डिस्टर्बेंस ना हो, सब आराम से पढ़ लें, और इसके अपने भी बहुत फ़ायदे हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रीडिंग 2 टाइप की होती है, एक साइलेंट रीडिंग यानी मन मन में पढ़ना, और दूसरी लाउड रीडिंग यानी कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। चलिए अब इन पर बात कर लेते हैं। मेरिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। जी हाँ, यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइलेंट रीडिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। साइलेंट रीडिंग यानी एक ऐसी रीडिंग जिसमें हमारी आवाज़ किसी दूसरे को सुनाई नहीं दे रही है, हम मन मन में अपना पढ़े जा रहे हैं। जैसे अक्सर हम रात में टेबल लैंप जला करके उसमें हम बुक लेकर लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं और फिर पढ़ते हैं, जिससे कि दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे या मेरिट्स क्या क्या हैं। पहला तो है लेस टाइम कंज्यूमिंग। जी हाँ, आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई बुक हम लाउड यानी कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम वर्ड्स को बोलते हैं। यहाँ 2 चीज़ें प्रोसेस होती हैं, ब्रेन और मुंह हमारा साथ में काम कर रहे हैं। बट जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो केवल हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को स्कैन कर रहा होता है, हमारे मुंह को कुछ बोलना नहीं पड़ता, और इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्पीड है पढ़ने की, रीडिंग की, वो बढ़ जाती है और टाइम इसमें कम लगता है। इसीलिए जब एग्ज़ाम से पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं तो हम जल्दी बुक लेकर बैठ जाते हैं और स्कैन करने लगते हैं, जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर पाएँ। दूसरा है हमारा मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जी, जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और मेरिट कही जाती है कंपैरेटिवली टू लाउड रीडिंग। तीसरा है हमारा नो इंटरप्शंस एंड डिस्टर्बेंसेस। जी बिल्कुल, अब मान लीजिए कि रात में आप एक बुक लेकर बैठ जाएं और ज़ोर ज़ोर से उसको रामायण और महाभारत की तरह पढ़ने लगें, तो जाहिर सी बात है कि पूरे फैमिली को डिस्टर्ब होगा, सभी को डिस्टर्ब होगा। इस चीज़ से बचने के लिए साइलेंट रीडिंग बहुत काम आती है। आप शांति से अपना पढ़ सकते हैं और ये किसी के लिए कोई इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है। दूसरे, क्लासरूम में भी अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हैं और वो सारी अपनी बुक्स निकाल के ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लग जाएं, तो
बिल्कुल ये एक कॉमन सी चीज़ है कि उस क्लासरूम के बगल में जो क्लासरूम होगी वहाँ के बच्चों के लिए तो बहुत इंटरप्शंस हो जाएंगी, वो अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी साइलेंट रीडिंग हमारे बहुत काम आती है कि सब अपनी अपनी बुक्स निकाल कर साइलेंटली पढ़ लें, किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। जी, साइलेंट रीडिंग के यहाँ पे डीमेरिट्स पूछे गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो यही आता है कि करेक्शंस यहाँ पर ऑन स्पॉट नहीं बनाए जा सकते, करेक्शंस नहीं दिए जा सकते। मान लीजिए एक बच्चे को आपने कहा कि बुक पढ़ो, भाई खड़े होके उसने रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दिया। अब उसने अगर वहाँ पे कोई गलती कर दी तो टीचर के वो झट से पकड़ में आ जाएगी और टीचर उसको वहीं पे ठीक कर देगा कि बेटा ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं ऐसे होगी। बट अगर बच्चा लाउडली पढ़ ही नहीं रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है या गलत पढ़ रहा है, क्योंकि आप उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है वो उन गलतियों के साथ आगे बढ़ता रहेगा, आप उसको सुधारने का जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, वो गवा देंगे। दूसरा है हमारा बोरिंग फॉर स्मॉल किड्स। जी, साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि बच्चों की जो अटेंटिव पावर होती है वो एक्चुअली बहुत कम होती है। वो 5-10 मिनट से ज़्यादा अटेंशन अपनी किसी चीज़ पर टिका कर नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उनको ड्रिल करवाते हैं, हम उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़वाते हैं। कोई कहानी है या कोई कविता है, हम लाउड रीडिंग में करते हैं जिससे कि बच्चे का ध्यान भटके नहीं, क्योंकि दो दो ऑर्गन्स उसके काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसको ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है। और फिर वो रुक भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो रुकेगा तो सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो पढ़ते पढ़ते रुक गया, और फिर टीचर की डांट का उसको डर रहता है। बट अगर साइलेंट रीडिंग आपने करने दे दिया तो आपको नहीं पता कि बच्चे का दिमाग वहाँ है, वो बुक पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ है बहुत देर तक वो फोकस करके रखना बुक में, एक तो ये बच्चे के लिए भी थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। लाउड रीडिंग में उसको मज़ा आता है, वहीं पे ये उसके लिए बोरिंग है और आपके लिए भी थोड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको नहीं पता चल पाएगा कि बच्चा एक्चुअल में कर क्या रहा है, पढ़ रहा है या फिर उसका ध्यान कहीं बाहर घूमने चला गया है। चलिए, हालांकि वैसे तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है और बीटीसी में भी पूरा का पूरा पेपर है ये, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे जो ट्रेनीज ऐसे हैं बीएड या बीटीसी के, बीटीसी में तो खैर एक अलग सीन होता है, लेकिन बीएड में जो लोग ऐसे हैं कि उनका टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, उसमें भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। चलिए, अब हम देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ लाउड रीडिंग। जी हाँ, अभी तक हम बात कर रहे थे साइलेंट रीडिंग की, अब हम बात करेंगे लाउड रीडिंग की, यानी कि जो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेज, क्या मेरिट्स रहते हैं। ऑन स्पॉट करेक्शन, जैसे कि अभी हमने बात की, अगर बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है, अपने मन मन में पढ़ रहा है, साइलेंट रीड कर रहा है, तो हम उसको उस टाइम नहीं टोक सकते, उस टाइम नहीं करेक्ट कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो क्या गलतियाँ कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फास्ट मेमोराइजेशन। जी, ये बच्चों के लिए बहुत टेक्निक एक काम करती है, यूज़फुल होती है, कि जब वो ड्रिल वर्क करते हैं, चाहे वो टेबल्स हों या फिर वो अल्फ़ाबेट हों या छोटी छोटी कहानियाँ और पोएम्स, जिंगल्स, ये सब हों, जब सारे बच्चे एक साथ उसको ज़ोर ज़ोर से गाते हैं तो उसमें उनको मज़ा भी आता है, और अगर वो 2-3 बार ऐसा कर लेते हैं तो उनको अमूमन चीज़ें जल्दी जल्दी से याद हो जाती हैं। वहीं पे अगर आप एक बच्चे को कह दें कि बैठ जाओ बेटा, इसको साइलेंटली रीड करो 2-3 बार और मुझे आके सुनाओ, तो बच्चा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस कर सकता है। तो इसका एक मेरिट यही होता है लाउड रीडिंग का, कि याद बहुत जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। और बच्चे क्यों, अगर हम भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तब भी होता है जब हमारा पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन वी हैव टू स्टडी, हम पे कोई प्रेशर है कि यार कल एग्जाम है, आज मन नहीं कर रहा लेकिन कल एग्जाम है। उस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे कि हमारा फोकस तो नहीं बन पा रहा है बुक पे, लेकिन हम ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के उसको याद कर लेते हैं। अब आता है फन फॉर किड्स। अभी अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि जब सारे बच्चे साथ में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मॉक ड्रिल, ये ड्रिल करते हैं, ड्रिल वर्क करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत फन और कॉमिक एलिमेंट हो जाता है।
लास्ट पॉइंट है हेल्पिंग एजेंट इन टीचिंग प्रोसेस। जी हाँ, अगर लाउड रीडिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो टीचर कैसे रीड करेगा, कैसे बच्चों से करवाएगा। यानी कि लाउड रीडिंग वो सपोर्ट सिस्टम है क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए कि अगर ये ना हो तो शायद टीचिंग प्रोसेस ही पूरी नहीं हो पाएगी। चलिए अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स पर, यानी कि लाउड रीडिंग के डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स क्या हैं। तो पहला तो यही है कि एनर्जी कंज्यूमिंग। जी हाँ, अगर हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं तो उसमें हमें भूख भी जल्दी लगती है, प्यास भी जल्दी लगती है, हमारी ज़्यादा एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है। इसीलिए शायद कि ये जो एलिमेंट है, ये जो इसका डीमेरिट है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि जो ड्रिल वर्क है, जो टेबल बच्चों को लाइन अप करवा दिया और टेबल यानी कि पहाड़े बुलवाए जा रहे हैं, पहले भी ये होता था और अब भी ये होता है, या फिर पोएम्स कहलवाई जा रही हैं, तो ये काम अमूमन छुट्टी के टाइम पे होता है। यानी कि टीचर्स को पता है कि इसके बाद तो एनर्जी एकदम चली जाने वाली है और इसके बाद बेहतर यही होगा कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो अपने घर चले जाएं और जाके आराम कर लें, कुछ खा पी लें, क्योंकि सारी एनर्जी उनकी कंज्यूम हो जाती है। दूसरी है हमारी क्रिएटिव डिस्टर्बेंस। जी हाँ, ये भी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं साइलेंट रीडिंग में कि वो डिस्टर्ब नहीं करती है, जबकि ये बहुत डिस्टर्बिंग एक एक्टिविटी होती है। अगर एक क्लास के सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि सामने वाली क्लास या बगल वाली क्लास को बहुत डिस्टर्बेंस होने वाली है। टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी तो लगती ही है लाउड रीडिंग में, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर आप स्पीड नाप के देखें, अगर आप टाइमर लेके बैठ जाएं, तो जब आप लाउड रीड करते हैं तो आप 1 मिनट में कम वर्ड्स पढ़ पाते हैं कंपैरेटिवली टू साइलेंट रीडिंग। तो ये भी इसका एक डीमेरिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। जी, यानी कि रीडिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पहला तो यही है टू गैदर न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, रीडिंग ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें नई चीज़ों के बारे में, नए तथ्यों के बारे में, नई जानकारियों के बारे में हमें पता चलता है। रीडिंग के थ्रू ही हम नई नई चीज़ों को जान पाते हैं। फॉर क्वालिटी टाइम, लिटरेचर, कॉमिक एक्सेट्रा। जी हाँ, फॉर लेजर टाइम, जैसे अगर आप बहुत थक गए हैं अपना ऑफिस का काम करते करते या अपना सिलेबस का कुछ पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिन्हें पढ़कर आप रिलैक्स हो सकें। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्या बात हुई, अभी तो हम ऑफिस में पढ़ के आ रहे थे, इतने सारे डॉक्यूमेंट, अभी तो हम स्कूल कॉलेज का काम कर रहे थे, अब फिर हम पढ़ने बैठ जाएं। बट कुछ लोगों के साथ ये होता है कि अच्छा, मैंने अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ लिया, अब मेरा दिमाग हो गया है बिल्कुल एग्जॉस्ट, अब मैं कुछ चाचा चौधरी या बिल्लू टाइप कॉमिक पढ़ लेता हूँ। तो ये जो लाइट लिटरेचर होता है, कॉमिक लिटरेचर होता है, इसको पढ़ने से हम थोड़ा लाइट फील करते हैं और ये रीडिंग की एक इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा पोइट्री भी इसमें बहुत हेल्पफुल हो जाती है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। फॉर प्लेजर, यही है कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़, उस टाइम पर दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि हम कोई कॉमिक लिटरेचर पढ़ लें, कोई लाइट लिटरेचर पढ़ लें, या फिर अच्छी सी कोई पोइट्री पढ़ लें तो हमें अच्छा अच्छा फील होगा। दूसरा ये कि जब हम पढ़ते हैं और हम ज्ञानी बनते चले जाते हैं, नॉलेज, हमारे पास नॉलेज हो या कॉम्प्रीहेंशन हो, वो बढ़ती जाती है, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक हैप्पी फील आता है कि वाह, हमें तो इतना सब कुछ आज नया सीखने मिल गया, और वो रीडिंग के थ्रू ही हो पाता है। चौथा है हमारा एनहांसेस वोकैबुलरी, व्हेन वी अकोमोडेट इट वी बिकम एबल टू राइट बेटर। जी हाँ, जब आप रीड करते हैं, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज की बुक आप रीड कर रहे हो, भले वो अरेबिक हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तब जाहिर सी बात है कि आपको नए नए वर्ड सीखने मिलते हैं, आपकी वोकैबुलरी एनहांस होती है। और जब ये वोकैबुलरी आपकी ज़ुबान में, आपके ब्रेन में जाके आपका एक हिस्सा बन जाती है, तो फिर हमारा मन करता है कि हम कुछ लिखें। तो जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छा लिख भी पाते हैं। एज मच एज वी रीड वी बिकम मोर प्रोफिशिएंट राइटर। जी, चलिए नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड लैंग्वेज। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें किसी भी लैंग्वेज, उसके सिंटेक्स, उसके सेंटेंसेस, उसके स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इंक्रीज इमेजिनेशन एंड एनहांसेस क्रिएटिविटी। जी हाँ, जितना ज़्यादा हम
पढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा क्या, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम एप्पल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती है एप्पल। अगर हम मान लीजिए अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में झट से एक पिक्चर क्लिक हो जाएगी हमारे ट्राई कलर की। यानी कि जो जो हम पढ़ते हैं वो हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती जाती है, और इससे इमेजिनेशन के एनहांस होने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है एनहांसेस कंसंट्रेशन फॉर रीडिंग, यू नीड टू फोकस ऑन समथिंग, इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। वाह, क्या बात यहाँ पर लिखी गई है, रीडिंग इज़ लाइक अ मेडिटेशन। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और सामने बुक रखी है, आंखें वहाँ हैं, ब्रेन कहीं और है। जी नहीं, आपको अगर कुछ पढ़ना है, आपका पूरा फोकस वहीं होना चाहिए, उस बुक पर होना चाहिए। आपकी आंखें, आपका ब्रेन, सब उस टाइम उस बुक पर होने चाहिए। यानी कि जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने की हैबिट बिल्ड होगी, यानी कि इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हेल्पफुल इन डेली लाइफ। जी हाँ, अपनी डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है कि हम देखते चलते हैं कि अच्छा ये इस शॉप का नाम ये है, इस शॉप का नाम ये है, इस शॉप का नाम ये है। और ऐसा नहीं है कि केवल मज़े मज़े के लिए, कई बार हम कोई एड्रेस लेके जाते हैं तो वो जो बोर्ड वहाँ पर लगे होते हैं, जो एड्रेस वहाँ पर लिखे होते हैं, हम उसी की हेल्प से चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि अच्छा हमको तो यहाँ आना था। तो ये मार्केट में भी हमारी हेल्प करता है। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी रीडिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। यानी कि बसेस पर नाम पढ़ना हो, हमें जहाँ भी जाना है, मान लीजिए हमें लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, तो बस पर हम नाम पढ़कर ही उस बस में चढ़ते हैं कि यहाँ लगा हुआ है दिल्ली और लखनऊ का नाम। तो इस तरह से ट्रैवलिंग में भी रीडिंग हमारी बहुत हेल्प करती है। डेली लाइफ में हम जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उसमें भी रीडिंग हमारी हेल्प करती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिसेस होते हैं, जैसे रेलवेज पर लगे हुए हैं या एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं कि वहाँ पर स्मोक बैन है, या फिर और कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा नहीं, बिकॉज आपको पढ़ना ही नहीं आता, लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो आपसे कहेंगे कि हमने तो आपको पहले ही नोटिस बता दिया था, अलर्ट दे दिया था, वहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन अब एक ऐसा इंसान जो पढ़ नहीं पाता है, उसको तो दिक्कत हो जाएगी। तो रीडिंग यहाँ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। सम नोटिसेज आर लेंदी नॉट सिम्बॉलिक। जी हाँ, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्मोक बैन है, तो जनरली ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं। एक सिगरेट बनी हुई है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है, तो एक अनपढ़ इंसान भी समझ जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ पर सिगरेट नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन कुछ नोटिस और कुछ अलर्ट इतने लेंदी होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि उनको सिंबल्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, उनके लिए सिंबल्स नहीं बनाए जा सकते, उनके लिए वर्ड्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी टाइप की होती है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है। कुछ अगर आप मैनुअल्स भी ले लें, जैसे आपने स्कूटी खरीदी है, आपने कार खरीदी है, उसके भी आपको जो मैनुअल मिलेंगे उसमें भी कुछ चीज़ें आपको, हालांकि सिंबल्स वहाँ बने हुए होते हैं, लेकिन वहाँ भी रीडिंग की अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। हेल्पफुल इन प्रोफेशनल एंड स्कूल लाइफ, हैव टू रीड मैगजीन्स, बुक्स, पीपीटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस एटसेट्रा। जी हाँ, जैसे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ आपको डेली लाइफ में बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, पीपीटीज देने पड़ेंगे, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी कुछ होती हैं जो आपको पढ़वाएंगे, साइन करवाएंगे। उसके लिए भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है हमारी राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई थिंक कि इसके बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको भले क्वेश्चन आए 2 नंबर में बीटीसी वालों के लिए, या फिर क्वेश्चन आ जाए 15 नंबर में बीएड वालों के लिए, ये दोनों ही चीज़ें हमने अच्छे से आज कवर कर ली हैं। तो राइटिंग क्या होती है जी? द एक्ट ऑफ कंपोजिंग टेक्स्ट टू बी पब्लिश। जी हाँ, जब आप टेक्स्ट को कंपोज करते हैं, लिखते हैं, उसको एडिट करते हैं पब्लिकेशन के लिए, हालांकि सब लोग पब्लिश करवाने के लिए नहीं लिखते हैं, कुछ अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी अपनी डायरी में पोइट्री लिख ली और कहानियाँ लिख ली, छोटी छोटी नॉवेल्स लिख लिए। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें पब्लिश करवाना ही है उसको, लेकिन हमने लिखा, उसको कंपोज किया, उसको एडिट किया, उसके ड्राफ्ट बनाए, फिर उसका फाइनल एक ड्राफ्ट बनाया। ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती हैं उसको कहा जाता है राइटिंग स्किल। अब देख लेते हैं कि ये राइटिंग कितने टाइप की हो सकती है।
पहली होती है हमारी बचपन में, ऑब्वियसली सबसे पहली तो हम वैसे सुलेख लिखा करते हैं कि हम कहीं से कॉपी कुछ कर रहे हैं। जैसे सुलेख में ये होता है कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, उसको हम कॉपी कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक्स में। या फिर टीचर ने हमें बोल दिया कि भाई घर से सुलेख लिख कर लाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हम बुक खोल के बैठ जाएंगे, बुक में जो हमें स्टोरी या चैप्टर पसंद है या फिर जो टीचर ने हमें असाइन किया है उसको हम अपनी नोटबुक में ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो ये हमारी पहली राइटिंग होती है, आई थिंक सो, मुझे यही लगता है। हाँ, पहली राइटिंग सुलेख लेखन ही होता है। दूसरा आ जाता है हमारा डिक्टेशन राइटिंग। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें डिक्टेशन लिखवाई जाती है, यानी इमला करवाई जाती है। इमला हमारी स्पेलिंग्स और रीजनिंग स्किल्स बढ़ाता है जी। हमारी बेसिकली तो इसका काम यही होता है कि ये स्पेलिंग चेक करता है और उनको ठीक करता है। इसमें हमें सबको पता ही होगा कि डिक्टेशन राइटिंग क्या होती है, इतना डिटेल में जाने की मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। दूसरा है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। जी हाँ, जैसे न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं, ये अमूमन मीडिया में होता है, या फिर हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ, हमारे स्कूल में हमने कोई फंक्शन करवाया और हमें उसकी ब्रीफिंग मीडिया को देनी है, तो हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। यानी कि कम शब्दों में, हम बकवास ना करते हुए, हम 3 से 4 लाइन में भी अपनी पूरी रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसमें 3-4 जो एलिमेंट वो बहुत ज़रूरी वाले होते हैं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन आया था, कौन चीफ गेस्ट था और उद्देश्य क्या था। ये 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं ज़रूरी जो हमें बतानी होती हैं। उसमें टाइमिंग भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में बेसिकली हमारी प्रिसीजन बढ़ती है, हमारी प्योरिटी और एक्यूरेसी बढ़ती है। हम चीज़ों को गलत नहीं बता सकते रिपोर्ट में, हमें ठीक बताना पड़ेगा और टू दी पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा। हमें कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें प्रिसीजन के साथ टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स में राइटिंग करने की आदत रिपोर्ट राइटिंग से ही पड़ती है। तीसरा आ जाता है हमारा एसे राइटिंग। एसे राइटिंग हम बचपन से ही करते हैं, क्लास 2nd और 3rd से शुरू हो जाता है। किसी भी आसपास के टॉपिक पर जो हमारे एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हमें एसे लिखने दिया जाता है। और एसे से क्या होता है कि एक तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती है हमारी आसपास की चीज़ों के बारे में, जनरल साइंस के बारे में और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। और इससे होता क्या है कि एक एग्ज़ाम राइटिंग, चलिए पहले ऐसे राइटिंग को ही हम पूरा कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत ऐसे राइटिंग से डेवलप होती है। अब हमारा है एग्ज़ाम राइटिंग। एग्ज़ाम राइटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ाम में कुछ भी हमें राइट करने के लिए आ सकता है। एग्ज़ाम में हमसे ये भी कहा जा सकता है कि आप रिपोर्ट लिखिए। एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसे लिखिए। तो एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं, इसमें मेन चीज़ होती है टाइम फ्रेम और टाइम लिमिट। जी हाँ, आपको एक टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको पता है कि अगर ऐसे राइटिंग आई है तो मुझे 5 से 7 मिनट के बीच इसको कंप्लीट करना ही है। और उसमें वर्ड्स भी दे दिए जाते हैं। सबसे एक खूबसूरत चीज़ ये होती है, क्वालिटी आप में ये डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि आप एक गिवन टाइम में, गिवन वर्ड लिमिट में लिखना सीख जाएं। तो ये राइटिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है हम सभी के लाइफ्स में। आगे देख लेते हैं। आगे एक होती है हमारी क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में इतना कोई वर्ड लिमिट या फिर एक टाइम फ्रेम नहीं होता है जैसे कि हमारी फॉर्मल राइटिंग्स में होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिएटिव राइटिंग में हम कुछ भी और कैसे भी लिख देंगे। हालांकि फ्री स्टाइल भी होता है क्रिएटिव राइटिंग में, जिसमें कोई रूल नहीं होता है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में भी अच्छी राइटिंग उसी को माना जाता है जिसमें हम जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ जैसे छंद होते हैं और अलंकार होते हैं उनका प्रयोग करते हुए जब हम लिखते हैं अपनी नॉवेल या फिर पोइट्री, तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसमें आ जाता है स्टोरी राइटिंग, नॉवल राइटिंग, पोइट्री एट्सेट्रा। सबसे पहले अगर हम बात करें पोइट्री की, तो पोइट्री से डेवलप होती है हमारे अंदर एक एस्थेटिक सेंस, एक म्यूज़िक के लिए जो हमारी सेंस होती है, या इंटोनेशन और रिदम के लिए हमारी जो सेंस होती है वो डेवलप होती है पोइट्री करने से। दूसरा आ जाता है हमारा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग से, जैसे हमें स्टोरी रीड करने से हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, वैसे ही स्टोरी राइट करने के लिए भी पहले हमें इमेजिन करना पड़ता है। हमारे इमोशनल स्किल्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉवल राइटिंग। नॉवल एक बेसिकली एक लंबी सी कहानी होती है। अगर आपको बच्चों को बताना है नॉवल का मतलब, तो जाहिर सी बात है कि यही बताएंगे कि एक बहुत लंबी कहानी है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक लॉन्ग टाइम में आप इसको लिखते हैं। आपको चीज़ों के बीच
कनेक्ट करने की, एक लिंक बनाने की जो आदत है वो बिल्ड होती है। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग। जी हाँ, आपको ये सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में या 5 नंबर में या शॉर्ट नोट में। ये हमेशा मैंने देखा है कि कोई सी भी एक स्किल या 2 स्किल दे देंगे कि इस पर एक शॉर्ट नोट दीजिए, या फिर बीटीसी वालों में भी अक्सर ये सवाल पूछे जाते रहते हैं कि राइटिंग की एडवांटेज और इम्पोर्टेंस और नीड लिखिए। तो उसमें आप ये सारे पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है एक्सप्रेसिंग थॉट्स। जी, राइटिंग के थ्रू बेसिकली हम करते क्या है कि जो कुछ हमारे मन में चल रहा है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं पेपर पर। ठीक वैसे ही जैसे हम रीडिंग के थ्रू स्पीकिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही हम राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा है हमारा सेटिस्फाइंग एक्ट व्हेन यू क्रिएट अ पीस ऑफ राइटिंग। जी हाँ, जब आप देखेंगे कि आपने एक स्टोरी क्रिएट की है या छोटी सी एक पोयम या फिर कोई पहेली ही क्रिएट की है, उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन वाला फील एक आता है। रिड्यूस स्ट्रेस, द थिंग यू कांट एक्सप्रेस यू राइट। कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में, कई बार ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, मान लो ब्रेकअप हो गया या लड़ाई हो गई, और इतना ये एक पर्सनल चीज़ है कि हम इसको बता नहीं पाते, अपने फ्रेंड से भी कई बार डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि ताने पड़ने का डर रहता है, या फिर फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं होते कि कोई हमारी चीज़ समझे। तो कुछ कंडीशंस ही ऐसी हो जाती हैं कि हम किसी को नहीं बताना चाहते, अंदर ही अंदर वो चीज़ें चलती रहती हैं, और इससे क्या होता है कि हमारी स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो इस डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए हम बेसिकली राइटिंग का सहारा लेते हैं। जी, जैसे अगर आप लिटरेचर भी पढ़े होंगे और लिटरेचर से कभी आपका ताल्लुक़ रहा होगा, तो आपने ज़रूर किसी राइटर के बारे में पढ़ा होगा कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया था, तो फिर इन्होंने कैरेक्टर्स के थ्रू अपने डायलॉग्स बुलवाए। जैसे अक्सर साहिल लुधियानवी जी के बारे में ये बातें कही जाती हैं, अमृता प्रीतम जी के बारे में ये बातें कही जाती हैं। उन्होंने खुद हालांकि लिखा भी है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के, वो राइटर के अपने लाइफ के हिस्से होते हैं, किस्से होते हैं, और जो बात हमें खुद कहने की हिम्मत नहीं होती वो हम अपने कैरेक्टर्स से बुलवा देते हैं, और बड़ी आसानी से हमारे जो दिल में होता है, हमारे जो अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो सब हम निकाल देते हैं राइटिंग के थ्रू। तो राइटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में। चलिए, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स रूल्स। जी हाँ, देखिए लैंग्वेज की कोई सी भी स्किल हो, अगर आप पढ़ भी रहे हैं या अगर आप बोल भी रहे हैं, अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, और अगर आप लिख भी रहे हैं, तो उससे आपको लैंग्वेज का, इसके रूल्स का, इसके स्ट्रक्चर्स और सिंटेक्स का एक अच्छा आइडिया ज़रूर हो जाता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन रिटन एग्जाम। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप राइट करेंगे, देखिए अगर आप क्रिएटिव राइटिंग भी कर रहे हैं, आप अपने लिए भी पोएम या कहानी लिख रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे इंग्लिश या फिर हिंदी लिटरेचर का या फिर उर्दू लिटरेचर का या फिर कोई भी लिटरेचर का, तो वो जो आपने अपना एक डेवलप किया है पर्सनल राइटिंग का, डायरी राइटिंग, वो कुछ भी हो, वो आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और कहीं ना कहीं आपकी जो आंसर है वो अलग ही छाप छोड़ेगी एग्जामिनर के माइंड पे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका वहाँ भी बोलेगा। तो ये एग्ज़ाम लिखने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है, और ऐसा नहीं है कि केवल लिटरेचर के एग्ज़ाम लिखने में हमारी हेल्प करेगा। हम कोई भी एग्ज़ाम अगर लिख रहे हैं और हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो वहाँ हमें डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही। असेंबलिंग थॉट्स ऑन अ टॉपिक। जी हाँ, राइटिंग में सबसे बड़ी एक चीज़ ये होती है कि कोई भी एक टॉपिक हमारे सामने रख दिया जाए, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ख्याल एकदम से हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जैसे ताजमहल, या फिर ताजमहल छोड़िए, हम हमेशा इसी एग्जाम्पल को साथ में लेकर नहीं चल सकते। मान लीजिए शाहरुख खान हमें एक टॉपिक दिया गया। अब शाहरुख खान का नाम सुनते ही बहुत सारी चीज़ें, बाजीगर, डर, अंजाम, दिल्ली, हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, गौरी खान, लव मैरिज और बैरियर्स इन लव मैरिज, ऐसी 1000 चीज़ें हमारे जहन में आ जाएंगी। लेकिन हमें उसको एक राइटअप में लिखना है, तो डेफिनेटली अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि शाहरुख खान साहब नवंबर में आई थिंक पैदा हुए थे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि शाहरुख खान साहब की मूवी रिलीज़ हुई थी बाजीगर, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे।
उनकी शादी जब हुई उससे पहले जो चीज़ें हुई वो पहले लिखी जाएंगी, जो बाद में चीज़ें हुई वो बाद में लिखी जाएंगी। कैसे उनका स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल उनका पहले आएगा, उसके बाद उनकी स्टारडम आएगी कि उन्होंने कितना कुछ अचीव किया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आ गई हैं, हमें उन्हें असेंबल एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद हमें उन्हें एक फॉर्म देनी पड़ेगी। यानी स्टेप बाय स्टेप उसको तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि जो चीज़ें जहाँ याद आ रही हैं वहीं पर लिख दी, नहीं, असेंबल किया, उसके बाद एक हमने उसे रूप दिया, और उसके बाद हमारी राइटिंग मुकम्मल होगी। तो हमें किसी भी टॉपिक पर असेंबल करना चीज़ों को, और उसके बाद उनको एक सीक्वेंस में लिखने की आदत बिल्ड होती है, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत एक यूज़फुल चीज़ है कि हम नियमों को फॉलो करना सीखते हैं, अस्त व्यस्त से नहीं रहते हैं। लास्ट है हमारा सोशल सर्विस। जी हाँ, कई बार हम राइटिंग इसलिए भी करते हैं कि उससे सोशल सर्विस हो सके। जैसे हमने थीसिस लिखी कोई सोशल टॉपिक पर, कोरोना वायरस की वैक्सीन पर लिखी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पर लिखी, ये सोचकर कि सोसाइटी को उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद अपने पेपर्स लिख रहे हैं, इसीलिए कि सोसाइटी इनको पढ़ेगी तो सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट होगा। तो राइटिंग इसमें भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग स्किल, द एक्शन ऑफ कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग्स बाय वर्ड्स। जी हाँ, जब हमारे जहन में जो कुछ चल रहा है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो एहसास हैं, हम उनको वर्ड्स देकर बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब उसको कहा जाता है स्पीकिंग। जी, अगर हम रात में सोते टाइम कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बड़बड़ा रहे हैं, बोल तो वो भी रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो रात में किसी को कोई खराब वराब बातें ही कह रहा हो, तो वो स्पीकिंग नहीं है। जब हमें भी पता है कॉन्शियसली कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तब ही वो स्पीकिंग कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो पहली तो हमारी हमें दिखाई दे रहा है एक्सप्रेसिंग थॉट्स। जी, वो हम ऑलरेडी इस डेफिनेशन में डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्पीकिंग थॉट्स को एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। फुलफिलिंग द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन। देखिए, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, और अगर उसे सोसाइटी में रहना है तो जाहिर सी बात है उसको बात करनी पड़ेगी, यानी कि स्पीकिंग स्किल उसके लिए चाहिए। और अगर वो आइसोलेट होकर बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, स्पीक नहीं करेगा, तो फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं आजकल की, वो बढ़ जाती हैं। और शायद वो बढ़ भी इसीलिए रही हैं क्योंकि आजकल के बच्चे वो स्कूल में इतना बिजी होते हैं, ट्यूशन में इतना बिजी होते हैं कि उनको किसी से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती है। एग्जाम्स का लेवल जो नीट है या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, इतना ज़्यादा हाई है कि अगर हम बात करते रह जाएंगे तो हमारा करियर पीछे छूट जाएगा। लेकिन करियर अगर हम लेकर चलते हैं तो फिर बात नहीं कर पाते हैं, और ये डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सारी जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए आजकल ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमने स्पीकिंग कम कर दी है, हमने बातचीत कम कर दी है। खैर, वो एक दूसरा ही सोशल इशू बन जाता है। तो अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए यहीं इसी पर बात जारी रखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, आप जितना अच्छा आपकी स्पीकिंग स्किल होगी उतना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे, चीज़ों को समझा पाएंगे, अपने एक्सप्रेशन को इफेक्टिव बना पाएंगे, अपनी बात को दूसरों तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाएंगे। कम्युनिकेशन का अल्टीमेटली मतलब यही होता है, जैसे कि हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ऑलरेडी डिटेल में कम्युनिकेशन टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से हमारी इसी प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बूस्ट कॉन्फिडेंस बाय स्टेज परफॉर्मेंसेज। जी हाँ, जब हम स्टेज पर पोएम गा रहे हैं या फिर कोई ड्रामा में हमने पार्ट लिया है या और भी किसी तरह की स्पीच वगैरह हम स्टेज पर बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। करियर एडवांसमेंट। देखिए, ज़्यादातर जो प्रोफेशंस हैं, मान लीजिए एक्टर ही है या सिंगर है, जर्नलिस्ट है, लॉयर है या खुद एक टीचर है, उसके लिए स्पीकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक लॉयर हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपके सिंटेक्स बहुत अच्छे हों, तभी आप अच्छे से अपनी दलीलें रख पाएंगे, इफेक्टिव लॉयर बन पाएंगे। एक टीचर के साथ भी यही केस होता है। अगर आप एक टीचर हैं तो लैंग्वेज पर, उसकी स्किल्स पर आपकी कमांड होनी ही चाहिए। टीचर का तो क्लास में अगर वो जा रहा है तो उसका 80% टाइम तो स्पीक करने में, बातचीत करने में ही निकल जाता है। जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट की भी यही खासियत होती है कि उसको भाषा पर अच्छी एक कमांड होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन पाएगा। एक्टर एक्टर को भाषा की बहुत, और एक्टर को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल, उसको किस तरह से बोलना है, इंटोनेशंस, राइम, इन सब की बहुत एक अच्छी समझ होनी चाहिए। हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हिंदी से बस हमारा काम चल जाता है, लेकिन आजकल देखिए कि बॉलीवुड और जो हमारा साउथ इंडियन सिनेमा है वो मिल रहा है, और कितनी कितनी लैंग्वेजेस में एक मूवी रिलीज होती है। तो अगर एक्टर को एबीसी ही नहीं पता किसी लैंग्वेज की, तो थोड़ी सी क्या, उनके लिए तो बहुत एक दिक्कत वाली चीज़ हो जानी चाहिए, हो जाती होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसी के कुछ पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं। स्पीकिंग इन वाइवा वोस एंड ओरल एग्जाम। जी हाँ, अगर हमें बोलना ही नहीं आता है तो वाइवा वोस में हमें फिर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और छोटे बच्चों के लिए भी जैसे फर्स्ट और सेकंड में तो ये एक रूल ही है कि एग्जामिनेशन जो होगी वो ओरल होगी, रिटन नहीं होगी। तो वहाँ भी स्पीकिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीडरशिप डेवलपमेंट, अगर आपको लीडर भी बनना है, पॉलिटिक्स में भी जाना है या पॉलिटिक्स में नहीं भी जाना है, केवल अपनी क्लास का ही लीडर बनना है, अपनी सोसाइटी का ही लीडर बनना है, तो उसके लिए आपके पास स्पीकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। वहाँ स्पीकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वोकैबुलरी एडवांसमेंट, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे या फिर जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि आप बोल पाए, उतना ज़्यादा आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी, सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलने से हमारी जो वोकैब है वो भी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है, एडवांस हो जाती है। इन्फॉर्मिंग अदर्स, जी, अगर हमें किसी को कोई सूचना देनी है, किसी को कुछ बात बतानी है, एक छोटा सा मैसेज भी देना है, उसके लिए भी स्पीकिंग अपनी नीड और इम्पोर्टेंस बयान कर देती है। बेटर स्पीकर नीड टू लिसन मोर। जी हाँ, अगर आपको बनना है एक अच्छा स्पीकर, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेमिनार्स में जाएं, आप लोगों की स्पीचेस सुने, आप मूवीज़ देखें, उससे आपको कॉन्टेक्स्ट में बात करना आएगा, कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को समझना आएगा, जो कि एक दूसरा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, और ये टॉपिक है लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक बीएड का टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल नेटवर्किंग। जितना अच्छा हम बात करेंगे, जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स होंगी, उतना ही हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो मजबूत होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोशल नेटवर्क मजबूत बना रहे, हम लोगों से टच में रहें, लिंक हमारा रहे, कांटेक्ट हमारा बना रहे, उसके लिए भी हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, हमें स्पीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारा लिसनिंग। जी, अक्सर लिसनिंग में लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ पे हम दोनों वर्ड्स को देख लेते हैं और ये कन्फ्यूज़न दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। देखिए, हियरिंग का मतलब होता है कि जब कोई आवाज़ हमारे कानों में जा रही है, मान लीजिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर से हमें आवाज़ आ रही है, कुछ भजन कीर्तन हो रहा है, या किसी ने डीजे बजा दिया, या बाहर से कुत्ता भौंकने लगा, तो वो आवाज़ तो हमारे कानों में जा रही है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम उसको समझना ही नहीं चाहते। अब वो आवाज़ जा रही है कॉन्टिन्यूसली, तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम उसको हियर कर रहे हैं, हम उसको लिसन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा फोकस तो है हमारी बुक्स पर। अब लिसनिंग पे आ जाते हैं। लिसनिंग का मतलब होता है कि कोई बात अगर कही जा रही है, मान लीजिए मुझे बाहर से आवाज़ आ गई कि भजन कीर्तन हो रहा है, अब मैं अपना वो काम जो मैं कर रही थी वो छोड़ के मैं बाहर जाके अपने गेट पे देखूं और बाकायदा उसको सुनने लग जाऊं कि अच्छा भजन कीर्तन किस रेफरेंस में हो रहा है, किस भगवान के लिए हो रहा है, मैं अपना ध्यान वहां लगा लूं, तब वो लिसनिंग हो जाएगी, तब उसको लिसनिंग कहेंगे। या फिर बाहर दो लोगों की लड़ाई हो जाए और हम अपना काम छोड़कर लड़ाई देखने चले जाएं और फिर समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें कि कौन किसको क्या कह रहा है, मैटर था क्या, तो ये हमारी होगी लिसनिंग, क्योंकि हम जानबूझकर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, केवल आवाज़ हमारे कानों में नहीं जा रही, हम उसको समझ भी रहे हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या होती है लिसनिंग की। तो सबसे पहले तो है टू स्पीक गुड नीड टू लिसन। अभी हमने इसको पीछे डिस्कस किया कि अगर हम अच्छा बोलना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम सुने, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, जितना पेशेंटली हम सुनेंगे, उतना अच्छा हम बोल भी पाएंगे। फॉर प्लेजर, डायलॉग, म्यूजिक, सॉन्ग, सिनेमा, स्टोरी। जी हाँ, जैसे हमने रीडिंग में भी बात की थी कि अगर हम थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, या फिर हम थोड़ा मज़ा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर कोई अपने, अगर हम अमिताभ बच्चन जी के फ़ैन हैं तो हम उनकी कोई मूवी लगा लेंगे और उनके डायलॉग्स देख के सुन के खुश हो जाएंगे।
हम अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक सुन के खुश हो जाएंगे, सॉन्ग सुन के खुश हो जाएंगे, सिनेमा देखकर खुश हो जाएंगे, और तो और स्टोरी सुनकर ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ लिसनिंग अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर पीस, रामायणा, कुरान, बाइबल। जी हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं दुनिया से, बहुत हमारा दिमाग परेशान होता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, दुनिया एक छलावा है एंड ऑल, तो हम शरण में जाते हैं। हम सुनते हैं अपनी रामायणा या फिर कुरान या फिर बाइबिल, ये भी हम सुनते हैं, या तो पढ़ते हैं या फिर हम उसको सुनते हैं कि कोई और पढ़ रहा है, चर्च में जाके बैठ गए, वहाँ बाइबल का पाठ चल रहा है, या गुरुद्वारे चले गए, या फिर मस्जिद चले गए, वहाँ कुरान की वर्सेस सुनकर आ गए, या फिर मंदिर चले गए, वहाँ सुन के आ गए, तो हमें उस चीज़ से क्या होता है, पीस मिल जाती है। तो यहाँ भी लिसनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर है हमारा फॉर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, हमने रीडिंग में बात की थी कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें बसेस पे नाम पढ़ने के लिए, ट्रेन्स पे नाम पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है कि रीडिंग की ज़रूरत होगी, और भी बहुत सारे ऐसे नोटिसेस हैं जिन्हें पढ़ने के लिए हमें रीडिंग की ज़रूरत होगी। बट कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तब लिसनिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसको नहीं पढ़ना आता है कि ये बस कहाँ जा रही है, वो लखनऊ या दिल्ली का नाम नहीं पढ़ सकता है, तब फिर वो अनाउंसमेंट पे ध्यान रखता है कि कब अनाउंसमेंट से बोला जाएगा कि ये वाली नंबर की बस और ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ खड़ी है, वहाँ जाकर अब बैठ जाइए और अपने शहर के लिए रवाना हो जाइए। तो वहाँ उन बुज़ुर्गों के लिए, जैसा कि मैं अक्सर देखती हूँ कि जो हमारे यूथ हैं वो तो पढ़ पढ़ कर अपना काम चला लेते हैं, अपनी बसेस ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं या तो वो पूछते हैं, और पूछने में भी उनको सुनना पड़ता है। अगर मैं उनको बता रही हूँ कि आपकी ये वाली बस है, तब भी वो सुन रहे हैं, और अगर इंक्वायरी पे जा रहे हैं तब भी वो सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, और फिर ध्यान से सुनकर उसको फॉलो कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़े लिखे बुजुर्ग छोड़िए, कई बार ऐसा होता है हम गए, हमारा ऑनलाइन टिकट हमने किया, बड़े एडवांस लोग हैं हम, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम सडनली चेंज हो जाता है, और उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। ट्रैक तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ जो अनाउंसमेंट चल रही होती हैं कि ये वाली ट्रेन इतने टाइम लेट हो गई, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी लिसनिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म अचानक से चेंज कर दिया जाता है कि आने वाली तो थी ट्रेन 1 नंबर पे, लेकिन आ गई 2 पे, और वो उसका कुछ मतलब ट्रैक में हम उतनी जल्दी ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन जो अनाउंसमेंट होती है हमें उस पर पूरा ध्यान से एकदम उसको सुनना पड़ता है। तो लिसनिंग इसलिए भी हमारे लिए, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है क्लासरूम, टीचर, लेक्चर और इंटरेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, क्लासरूम में टीचर और बच्चे दोनों के लिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जब टीचर बात कर रहा है, टीचर कंटेंट पढ़ा रहा है, तो बच्चे के लिए वहाँ लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ सुनना, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होती है वो सुनने पे बेस होती है। और फिर जब एक इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, अगर बच्चे टीचर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ टीचर को सुनने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा अपनी कोई बात बता रहा है तो टीचर को पेशेंटली उसको सुनने की ज़रूरत होती है। जैसा कि अक्सर पहले शिकायत हुआ करती थी कि टीचर बच्चे की बात सुनना नहीं चाहते हैं, बट आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जब से हो गई है, और हम ये डेमोक्रेसी की माहौल डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमें बच्चे की बात को सुनना चाहिए, तो लिसनिंग और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है। अब आ जाता है हमारा सोशल नेटवर्किंग। जी हाँ, अगर हम अपना सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स ठीक रखना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें लोगों को सुनना पड़ेगा। केवल हमें अपनी बात कहकर भाग नहीं जाना है, हमें लोगों को सुनना है, तभी हमारी ये सारी चीज़ें, सोशल चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। फिर आ जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमें किसी की कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी हो, कोई डिस्प्यूट सॉल्व करना हो, भले हम लॉयर हों या फिर हमें घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, उसके लिए पहले हमें सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी ना, यानी कि लिसनिंग वहाँ भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एनहांसिंग लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे, जितना अच्छे लोगों को सुनेंगे, जितना सेमिनार्स में जाएंगे, जितनी स्टोरीज सुनेंगे, जितना लिटरेचर सुनेंगे, जितनी कथाएं सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमारी लैंग्वेज के बारे में और वोकेबुलरी के बारे में समझ बढ़ेगी, हमारी स्टोरेज बढ़ेगी। चलिए, लास्ट है हमारा हिडन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। जी हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं लैंग्वेज में जो हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं, बहुत माइनर होती हैं और माइक्रो चीज़ें होती हैं। जितना ज़्यादा हम सुनते हैं उतना ज़्यादा फिर हमें उन चीज़ों की समझ बढ़ती है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ये हो जाता है दी एंड।
हमने यहाँ लैंग्वेज और उसकी चारों स्किल्स पर बहुत ही डिटेल में बात की है। अब भले आपसे 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कोई शॉर्ट नोट लिखने बोला जाए 2 नंबर का, या फिर आपसे 15 नंबर का कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें वो आपसे लैंग्वेज की कोई 2 स्किल के बारे में बात करने को कहे या चारों स्किल पूछ ले, या फिर बीटीसी का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक सब कुछ हम अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छे टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।